सुगम कौशिक जासूसी श्रृंखला केस 5। मौत जो दिखी पर समझ में नहीं आई। जयपुर की यात्रा। सन 1973 की शुरुआत। लखनऊ की ठंडी सुबह थी। सुगम कौशिक अपने कमरे में बैठा अखबार पढ़ रहा था। कबीर चारपाई पर लेटा हुआ था और आलस में छत देख रहा था। तभी नीचे से शारदा देवी की आवाज आई, बेटा कबीर, तुम्हारे नाम का खत आया है। कबीर तुरंत उठ बैठा। खत? मेरे लिए? कुछ देर बाद वह ऊपर आया और लिफाफा खोलते हुए बोला, अरे, यह तो जयपुर से है। सुगम ने अखबार से नजर हटाई। जयपुर? कबीर मुस्कुराया। हमारा पुराना दोस्त राघवेंद्र, उसका रिसेप्शन है। सुगम ने हल्का सा मुस्कुराकर कहा, तो हमें जाना चाहिए। कबीर ने मजाक में कहा, जासूस साहब, हर बार केस ही नहीं होता, कभी शादी भी अटेंड कर लिया करो। सुगम ने धीरे से कहा, कभी कभी केस खुद ही वहां मिल जाते हैं जहां हम सिर्फ मेहमान बनकर जाते हैं। कबीर हंस पड़ा। बस बस, अभी से मत शुरू हो जाओ। 2 दिन बाद जयपुर। गुलाबी शहर अपनी रौनक में डूबा हुआ था। हवा में हल्की ठंडक थी और सड़कों पर रंगबिरंगी रोशनी चमक रही थी। सुगम और कबीर अपने दोस्त राघवेंद्र के घर पहुंचे। राघवेंद्र ने दोनों को गले लगाया। अरे, तुम लोग सच में आ गए। कबीर ने कहा, भाई, इतनी दूर बुलाया है तो आना तो बनता है। सब हंस पड़े। घर में खुशी का माहौल था। लोग आ जा रहे थे, सजावट हो रही थी। लेकिन उसी बीच सुगम की नजर एक आदमी पर पड़ी। वह आदमी भीड़ से थोड़ा अलग खड़ा था। उसके चेहरे पर मुस्कान थी, लेकिन आंखों में एक अजीब सी उदासी छिपी हुई थी। सुगम ने धीरे से कबीर से कहा, उसे देख रहे हो? कबीर ने नजर डाली। हाँ, लेकिन क्या हुआ? सुगम ने कहा, वह खुश होने की कोशिश कर रहा है, लेकिन अंदर से टूटा हुआ है। कबीर ने हंसते हुए कहा, तुम हर जगह केस ढूंढ लेते हो। शाम को रिसेप्शन शुरू हुआ। संगीत, रोशनी और लोगों की भीड़ में सब कुछ सामान्य लग रहा था। तभी राघवेंद्र ने सुगम और कबीर को उस आदमी से मिलवाया। ये हैं विनय सक्सेना, मेरे खास दोस्त। विनय ने हल्की मुस्कान के साथ हाथ मिलाया। आपके बारे में सुना है। आप जासूस हैं? सुगम ने विनम्रता से कहा, बस थोड़ा बहुत। कुछ देर सामान्य बातचीत होती रही, लेकिन फिर अचानक विनय का चेहरा गंभीर हो गया। उसने धीमे स्वर में कहा, अगर आप सच में जासूस हैं, तो क्या आप एक रहस्य सुलझा सकते हैं? कबीर तुरंत उत्सुक हो गया। कौन सा रहस्य? विनय ने कुछ सेकंड चुप रहकर कहा, मेरी पत्नी की मौत। सुगम की नजरें तुरंत उसकी आंखों में टिक गईं। क्या हुआ था? विनय ने गहरी सांस ली। 3 महीने पहले वह बिल्कुल ठीक थी। सुबह ऑफिस जा रही थी और रास्ते में अचानक गिर गई। कबीर ने पूछा, एक्सीडेंट? विनय ने सिर हिलाया। नहीं, डॉक्टरों ने कहा दिमाग की नस फट गई। कमरे की आवाजें जैसे धीमी पड़ गईं। विनय ने आगे कहा, लेकिन मेरी पत्नी पूरी तरह स्वस्थ थी। उसे कभी कोई बड़ी बीमारी नहीं थी। और मुझे यकीन है। उसकी आवाज भारी हो गई। उसकी मौत प्राकृतिक नहीं थी। सुगम कुछ सेकंड तक चुप रहा। फिर उसने धीरे से पूछा, आपकी पत्नी क्या करती थीं? विनय ने जवाब दिया, वह एक सरकारी अधिकारी थीं। सुगम की आंखों में हल्की चमक आई। किस विभाग में? विनय ने इधर उधर देखा, फिर धीरे से कहा, राजस्व विभाग। सुगम और कबीर ने एक दूसरे की तरफ देखा, जैसे कहानी अब धीरे धीरे खुलने वाली थी। उसी समय भीड़ के उस पार एक आदमी खड़ा था। काला कोट, शांत चेहरा। उसकी नजरें सीधे सुगम पर टिकी हुई थीं। उसने हल्की मुस्कान के साथ जेब से एक छोटी काली मोहर निकाली, जिस पर वही सांप का चिन्ह बना था, और धीरे से फुसफुसाया, सुगम कौशिक, तुम जहां जाते हो, रहस्य खुद तुम्हें ढूंढ लेते हैं।
रात धीरे धीरे और गहरी हो चुकी थी। रिसेप्शन की रौनक अब भी जारी थी, लेकिन सुगम कौशिक के लिए अब यह सिर्फ एक जश्न नहीं रहा था, यह एक केस बन चुका था। कबीर ने धीरे से कहा, मुझे लग रहा है यह मामला उतना सीधा नहीं है जितना दिख रहा है। सुगम ने शांत स्वर में जवाब दिया, और शायद उतना प्राकृतिक भी नहीं है जितना डॉक्टरों ने बताया। तभी पीछे से विनय की आवाज आई, क्या आप लोग मेरे साथ कुछ देर बात कर सकते हैं? तीनों लोग भीड़ से दूर एक शांत कमरे में आ गए। कमरे में हल्की पीली रोशनी थी। विनय ने दरवाजा बंद किया और कुर्सी पर बैठ गया। उसके हाथ हल्के हल्के कांप रहे थे। सुगम ने सीधा सवाल किया, आपकी पत्नी का नाम? स्नेहा, विनय ने धीरे से कहा। स्नेहा सक्सेना, कबीर ने पूछा। वह किस पोस्ट पर थीं? विनय ने कहा, वह राजस्व विभाग में असिस्टेंट ऑफिसर थीं, लेकिन उनके पास कुछ बहुत महत्वपूर्ण फाइलें थीं। सुगम की नजरें तेज हो गईं। कैसी फाइलें? विनय कुछ पल चुप रहा, फिर धीरे से बोला, सरकारी जमीनों से जुड़े कुछ पुराने केस, जिसमें बड़े बड़े नाम शामिल थे। कमरे में सन्नाटा छा गया। कबीर ने धीमे स्वर में कहा, मतलब कोई बड़ा घोटाला? विनय ने सिर हिलाया। हाँ। और स्नेहा उन फाइलों की जांच कर रही थी? सुगम ने पूछा। उस दिन क्या हुआ था जब उनकी मौत हुई? विनय ने गहरी सांस ली। वह सुबह 9 बजे घर से निकली थीं। बिल्कुल सामान्य, जैसे हर दिन जाती थीं। लेकिन करीब 10 बजे मुझे फोन आया। उसकी आवाज भारी हो गई। लोगों ने बताया कि वह सड़क पर अचानक गिर गईं, और जब तक अस्पताल ले जाया गया वह रुक गया। कबीर ने धीरे से कहा, उनकी मौत हो चुकी थी। विनय ने सिर झुका लिया। सुगम ने पूछा, पोस्टमार्टम रिपोर्ट क्या कहती है? विनय ने कहा, डॉक्टरों ने कहा ब्रेन हेमरेज, दिमाग की नस फट गई थी। कबीर ने कहा, लेकिन यह तो अचानक भी हो सकता है। विनय ने तुरंत सिर उठाया। नहीं, वह पूरी तरह स्वस्थ थीं। न उन्हें कोई बीमारी थी, न कोई लक्षण। और वह थोड़ा झिझका। सुगम ने पूछा, और क्या? विनय ने धीरे से कहा, उनकी मौत से एक दिन पहले उन्होंने मुझसे कहा था कि कमरे में तनाव बढ़ गया, कि वह किसी बहुत बड़े सच के करीब पहुंच गई हैं। सुगम अब पूरी तरह गंभीर हो चुका था। उसने धीरे से कहा, मतलब उनकी मौत एक हादसा नहीं हो सकती? कबीर ने पूछा, तो क्या यह हत्या है? सुगम ने तुरंत जवाब नहीं दिया। वह सोच में डूब गया। फिर उसने धीरे से कहा, अगर यह हत्या है तो यह बहुत ही चालाकी से की गई है। तभी विनय ने कहा, एक बात और है। सुगम ने उसकी तरफ देखा। विनय ने जेब से एक छोटा सा कागज निकाला। यह मुझे स्नेहा के बैग में मिला था। सुगम ने कागज लिया। उस पर कुछ नंबर और एक नाम लिखा था, आर के फाइल सेक्टर 9। कबीर ने पूछा, यह क्या है? सुगम की आंखों में चमक आ गई। यह कोई कोड हो सकता है। तभी अचानक कमरे के बाहर से किसी के कदमों की आवाज आई। तीनों ने तुरंत दरवाजे की तरफ देखा। दरवाजा हल्का सा खुला, लेकिन बाहर कोई नहीं था। सिर्फ फर्श पर एक चीज पड़ी थी। कबीर ने झुककर उसे उठाया। वह एक छोटी काली मुहर थी, जिस पर सांप का चिन्ह बना था। सुगम ने उसे देखते ही धीमे स्वर में कहा, तो यह खेल यहां भी शुरू हो चुका है। और दूर खड़ा एक आदमी अंधेरे में मुस्कुरा रहा था। बहुत अच्छा सुगम कौशिक, अब देखना यह मामला तुम्हें कहां तक ले जाता है। कमरे में रखी काली मुहर को सुगम ने अपनी उंगलियों में घुमाया। उसकी आंखों में अब वही चमक थी जो हर बार तब आती थी जब कोई बड़ा रहस्य सामने होता था। कबीर ने धीरे से कहा, मतलब यह नागेश फिर से हमारे पीछे है? सुगम ने शांत स्वर में कहा, या फिर हम उसके खेल में खुद चलकर आ गए हैं। अगली सुबह जयपुर की सड़कों पर हल्की धूप फैल रही थी। सुगम, कबीर और विनय सीधे स्नेहा के ऑफिस पहुंचे।
सरकारी इमारत पुरानी थी, लेकिन अंदर गतिविधि चल रही थी। लोग फाइलों में व्यस्त थे। लेकिन जैसे ही उन्हें पता चला कि एक जासूस आया है, माहौल थोड़ा बदल गया। स्नेहा के केबिन में सब कुछ व्यवस्थित था। टेबल पर फाइलें करीने से रखी थीं, जैसे वह अभी भी काम पर हो। कबीर ने धीरे से कहा, अजीब लगता है, जैसे वह अभी वापस आ जाएंगी। सुगम ने बिना जवाब दिए टेबल की दराज खोली। अंदर कई फाइलें थीं, लेकिन उसकी नजर तुरंत एक खाली जगह पर टिक गई। यहां कुछ था। विनय ने पूछा, क्या? सुगम ने कहा, एक फाइल जिसे किसी ने जानबूझकर हटा दिया है। तभी एक क्लर्क अंदर आया। सर, आपको कुछ चाहिए? सुगम ने पूछा। स्नेहा जी किस फाइल पर काम कर रही थीं? क्लर्क थोड़ा झिझका। सर, वह R.K फाइल देख रही थीं। कबीर तुरंत बोला, वही नाम? सुगम ने पूछा, यह फाइल क्या है? क्लर्क ने इधर उधर देखा, फिर धीरे से कहा, सर, यह बहुत पुराना जमीन का मामला है, जिसमें कुछ बड़े लोग शामिल हैं। और यह फाइल अचानक गायब हो गई। सुगम ने पूछा, इस केस में और कौन कौन था? क्लर्क ने कहा, एक और अधिकारी थे, रमेश खन्ना। वह पहले इस केस को संभाल रहे थे, लेकिन बाद में अचानक ट्रांसफर हो गया। कबीर ने कहा, अचानक ट्रांसफर? क्लर्क ने धीरे से सिर हिलाया। हाँ, और उसके बाद स्नेहा जी ने यह केस लिया। सुगम की आंखों में अब शक साफ दिख रहा था। ऑफिस से बाहर निकलते ही कबीर ने पूछा, तो अब क्या? सुगम ने धीरे से कहा, अब हमें रमेश खन्ना से मिलना होगा। विनय ने पूछा, क्या वह इस सब में शामिल हो सकता है? सुगम ने शांत स्वर में कहा, या तो वह सच्चाई जानता है, या फिर वह खुद उस सच्चाई का हिस्सा है। उसी समय सुगम की नजर सामने खड़ी एक काली कार पर पड़ी। कार के अंदर कोई बैठा हुआ था। चेहरा साफ नहीं दिख रहा था, लेकिन उसकी नजर सीधे सुगम पर थी। कुछ सेकंड तक दोनों की नजरें मिली। फिर कार धीरे धीरे आगे बढ़ी और भीड़ में गायब हो गई। कबीर ने पूछा, कौन था वह? सुगम ने धीमे स्वर में कहा, वही जो इस खेल को चला रहा है, नागेश। और दूर जाते हुए उस कार के अंदर बैठा आदमी हल्का सा मुस्कुरा रहा था। उसने धीरे से कहा, सुगम कौशिक, तुम सही रास्ते पर हो, लेकिन यह रास्ता तुम्हें सीधे खतरे में ले जाएगा। काली कार के गायब होते ही सड़क पर फिर से सामान्य हलचल शुरू हो गई, लेकिन सुगम कौशिक के लिए अब सब कुछ बदल चुका था। कबीर ने धीरे से पूछा, तो अब पक्का है नागेश इस केस में शामिल है? सुगम ने शांत स्वर में कहा, शामिल ही नहीं, शायद वही इसे चला रहा है। विनय के चेहरे पर चिंता साफ दिखाई दे रही थी। मतलब, मेरी पत्नी की मौत भी? सुगम ने उसकी बात पूरी की। एक बड़ी साजिश का हिस्सा हो सकती है। कुछ देर बाद तीनों लोग रमेश खन्ना के घर के सामने खड़े थे। पुराना लेकिन अच्छी हालत में बना मकान। दरवाजा खटखटाया गया। कुछ सेकंड बाद एक मध्यम उम्र का आदमी दरवाजा खोलता है। जी, सुगम ने सीधे कहा। रमेश खन्ना? वह थोड़ा घबरा गया। हाँ, लेकिन आप? इंस्पेक्टर राजवीर सिंह भी अब तक जयपुर पहुंच चुके थे, फोन पर सूचना मिलने के बाद। उन्होंने आगे बढ़कर कहा, पुलिस से हैं, हमें आपसे कुछ सवाल करने हैं। रमेश के चेहरे का रंग हल्का उड़ गया। कमरे के अंदर बैठते ही रमेश बेचैन लगने लगा। उसके हाथ लगातार हिल रहे थे। कबीर ने धीरे से सुगम से कहा, यह कुछ छुपा रहा है। सुगम ने बिना उसकी तरफ देखे कहा, मुझे भी यही लग रहा है। सुगम ने सीधे पूछा, आप R.K फाइल पर काम कर रहे थे? रमेश चौंक गया। कौन सी फाइल? राजवीर ने कड़े स्वर में कहा। झूठ मत बोलिए। रमेश ने पसीना पोंछा। हाँ, मैं उस केस पर काम कर रहा था। सुगम ने पूछा, फिर अचानक ट्रांसफर क्यों हुआ? रमेश कुछ पल चुप रहा, फिर धीरे से बोला, क्योंकि मुझे रोक दिया गया था।
कमरे में सन्नाटा छा गया। कबीर ने पूछा, किसने? रमेश ने डरते हुए कहा, ऊपर से आदेश आया था। सुगम आगे झुका। इस फाइल में क्या था? रमेश की आवाज धीमी हो गई। सरकारी जमीनों का बड़ा घोटाला। कुछ बड़े बिजनेसमैन और अफसर मिलकर जमीनें हड़प रहे थे। विनय चौंक गया। क्या? स्नेहा को यह सब पता चल गया था? रमेश ने सिर हिलाया। हाँ, और उसने यह केस आगे बढ़ाया। सुगम ने गंभीर स्वर में पूछा, क्या उसकी मौत भी उसी से जुड़ी है? रमेश ने डरते हुए कहा, मुझे पूरा यकीन है। यह कोई सामान्य ब्रेन हेमरेज नहीं था। कबीर ने पूछा, तो क्या था? रमेश ने धीरे से कहा, एक खास तरह का जहर, जो शरीर में जाकर सीधे दिमाग की नसों को कमजोर कर देता है। कमरे में जैसे सब कुछ रुक गया। विनय के हाथ कांपने लगे। मतलब, उसे जहर दिया गया था? रमेश ने सिर झुका लिया। हाँ, लेकिन ऐसा जहर जो पोस्टमार्टम में भी पकड़ में नहीं आता। सुगम की आंखों में अब एक खतरनाक चमक थी। तो अब यह साफ है, स्नेहा को इसलिए मारा गया क्योंकि वह सच के करीब पहुंच गई थी। तभी अचानक बाहर से तेज ब्रेक लगने की आवाज आई। सब लोग चौंक गए। खिड़की से देखा तो एक मोटरसाइकिल तेजी से घर के सामने रुकी और एक आदमी ने खिड़की की तरफ कुछ फेंका। नीचे झुको, सुगम चिल्लाया। धड़ाम, खिड़की का शीशा टूट गया। अंदर एक छोटा सा धुएं वाला बम गिरा। कमरे में धुआं फैल गया। कबीर चिल्लाया, यह हमला है। कुछ सेकंड बाद जब धुआं थोड़ा कम हुआ, रमेश खन्ना कुर्सी से गिरा हुआ था। उसकी आंखें बंद थीं। विनय चिल्लाया, यह क्या हुआ? सुगम तुरंत उसके पास पहुंचा। उसने उसकी नब्ज चेक की और धीरे से कहा, यह मर चुका है। कमरे में सन्नाटा छा गया। कबीर ने घबराकर कहा, लेकिन अभी तो जिंदा था। सुगम की नजर फर्श पर पड़ी एक छोटी सी चीज पर गई। वह वही काली मुहर थी और उसके नीचे एक छोटा सा कागज पड़ा था, जो सच के करीब आता है। वह जिंदा नहीं रहता। कमरे में धुआं धीरे धीरे खत्म हो रहा था। रमेश खन्ना की लाश जमीन पर पड़ी थी। विनय का चेहरा सफेद पड़ चुका था। कबीर ने घबराकर कहा, यह यह हमारे सामने मारा गया। इंस्पेक्टर राजवीर गुस्से में थे। किसी ने उसे चुप करा दिया, लेकिन सुगम कौशिक अब भी शांत था। वह रमेश के शरीर के पास बैठा हुआ था और बहुत ध्यान से उसकी जांच कर रहा था। कबीर ने पूछा, कुछ समझ आया? सुगम ने धीरे से कहा, हाँ, बहुत कुछ। सब उसकी तरफ देखने लगे। सुगम ने रमेश के हाथ की उंगलियों को ध्यान से देखा। फिर उसने कहा, इसकी मौत बम से नहीं हुई। राजवीर ने कहा, तो फिर? सुगम ने कहा, इसे पहले ही जहर दिया जा चुका था। कबीर चौंक गया। क्या? सुगम ने कहा, धुआं सिर्फ हमें भ्रमित करने के लिए था। विनय ने कांपते हुए पूछा, लेकिन जहर दिया कैसे? सुगम उठकर कमरे में टहलने लगा। उसकी नजर अचानक मेज पर रखे पानी के गिलास पर पड़ी। उसने गिलास उठाया। यही है जवाब, कबीर ने कहा। मतलब, पानी में जहर? सुगम ने सिर हिलाया। हाँ, और ऐसा जहर जो कुछ मिनटों तक असर नहीं दिखाता, लेकिन जैसे ही शरीर में फैलता है, सीधा दिमाग की नसों को प्रभावित करता है। राजवीर ने कहा, ठीक वही जो स्नेहा के साथ हुआ था। सुगम ने धीरे से कहा, बिल्कुल। कबीर ने पूछा, लेकिन यहां जहर किसने डाला? कमरे में सन्नाटा छा गया। सब एक दूसरे की तरफ देखने लगे। विनय अचानक बोला, मैं तो पूरे समय यहीं था। राजवीर ने कहा, और हम भी। कबीर ने धीरे से कहा, तो फिर? सुगम कुछ सेकंड तक चुप रहा। फिर उसने धीरे से कहा, किसी ने बाहर से नहीं, अंदर से किया है। विनय चौंक गया। क्या मतलब? सुगम ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, मतलब, हम में से कोई। कमरे की हवा अचानक भारी हो गई। कबीर ने तुरंत कहा, तुम क्या कह रहे हो?
सुगम ने शांत स्वर में कहा। जब हम यहां आए तब यह पानी पहले से रखा हुआ था और रमेश ने सबसे पहले यही पानी पिया। राजवीर ने पूछा, तो जहर पहले से रखा गया था? सुगम ने सिर हिलाया। हाँ, और इसका मतलब है कि हमें यहां आने से पहले ही कोई हमारी हर चाल जानता था, कबीर ने धीरे से कहा। मतलब? नागेश? सुगम ने कहा। हाँ, वह सिर्फ हमें देख नहीं रहा, वह हमें कंट्रोल कर रहा है। विनय के चेहरे पर डर साफ था। तो क्या वह मुझे भी मार देगा? सुगम ने कुछ सेकंड तक उसे देखा, फिर बोला, अगर तुम सच के करीब हो तो हाँ। तभी अचानक सुगम की नजर विनय के हाथ पर पड़ी। उसकी उंगलियों पर हल्का सा सफेद पाउडर लगा हुआ था। सुगम की आंखें सिकुड़ गईं। एक मिनट, कबीर ने पूछा, क्या हुआ? सुगम ने धीरे धीरे कहा, यह पाउडर ठीक वैसा ही है जैसा गिलास के किनारे पर लगा है। कमरे में सन्नाटा छा गया। विनय घबरा गया। नहीं, नहीं, मैंने कुछ नहीं किया। सुगम उसकी आंखों में देखते हुए बोला, या तो तुम सच बोल रहे हो या फिर। उसकी आवाज और ठंडी हो गई। तुम इस खेल का हिस्सा हो। विनय के चेहरे पर पसीना आ गया। और उसी समय दूर कहीं एक आदमी हल्की मुस्कान के साथ यह सब देख रहा था। उसने धीरे से कहा, अब असली मजा शुरू होगा। कमरे में फैली खामोशी अब भारी हो चुकी थी। सुगम की नजरें सीधे विनय पर टिकी थीं। विनय के हाथ कांप रहे थे। उसकी आंखों में डर साफ दिखाई दे रहा था। कबीर ने धीरे से कहा, सुगम, कहीं तुम ज्यादा सोच तो नहीं रहे? सुगम ने बिना नजर हटाए कहा, नहीं कबीर, इस बार हर छोटी चीज मायने रखती है। इंस्पेक्टर राजवीर आगे बढ़े। सच सच बताओ विनय, यह पाउडर तुम्हारे हाथ पर कैसे आया? विनय हकलाने लगा। मम्मी, मुझे नहीं पता। सुगम ने शांत लेकिन सख्त आवाज में कहा, जब हम यहां आए तब तुमने सबसे पहले पानी का गिलास उठाया था। कबीर ने याद करते हुए कहा। हाँ, और फिर तुमने उसे वापस रख दिया था। सुगम ने धीरे से कहा। क्यों? विनय चुप हो गया। कुछ सेकंड तक वह कुछ नहीं बोला। फिर अचानक उसकी आवाज टूट गई। मैं डर गया था। राजवीर ने कड़े स्वर में कहा। किससे? विनय ने कांपते हुए कहा। उससे। कमरे में सन्नाटा। सुगम ने पूछा, नागेश? विनय ने धीरे से सिर हिलाया। विनय ने कांपती आवाज में कहा, स्नेहा की मौत के बाद मुझे एक फोन आया था। उस आदमी ने कहा कि अगर मैंने उसकी बात नहीं मानी तो अगला नंबर मेरा होगा। कबीर ने पूछा, उसने तुमसे क्या करने को कहा? विनय की आंखों में आंसू आ गए। उसने कहा कि मुझे कुछ लोगों पर नजर रखनी होगी और जब समय आए तो एक छोटा सा काम करना होगा। सुगम ने पूछा, कौन सा काम? विनय ने धीरे से कहा, आज इस घर में पानी के गिलास पर यह पाउडर लगाना। कबीर चिल्ला पड़ा, मतलब रमेश की मौत के लिए तुम जिम्मेदार हो? विनय रो पड़ा, नहीं, मैं उसे मारना नहीं चाहता था। मुझे लगा यह सिर्फ उसे बेहोश करेगा। सुगम की आंखें अब और ठंडी हो गईं। लेकिन तुमने सोचा भी नहीं कि यह किसी की जान ले सकता है। विनय चुप हो गया। सुगम धीरे धीरे चलने लगा। तो अब सब साफ है। नागेश ने पहले स्नेहा को मारा, फिर रमेश को, और अब वह हमें एक दूसरे के खिलाफ इस्तेमाल कर रहा है। राजवीर ने गुस्से में कहा, यह आदमी बहुत खतरनाक है। तभी सुगम अचानक रुक गया। उसकी नजर विनय पर टिकी। लेकिन एक बात अब भी गलत है। कबीर ने पूछा, क्या? सुगम ने धीरे से कहा, अगर नागेश तुम्हें कंट्रोल कर रहा था तो उसने तुम्हें सच बताने क्यों दिया? विनय चौंक गया। मतलब? सुगम ने धीरे धीरे कहा, क्योंकि तुम सिर्फ मोहरा नहीं हो, तुम इस खेल का हिस्सा हो। कमरे में सन्नाटा छा गया। विनय की आंखें फैल गईं। नहीं, यह सच नहीं है।
सुगम ने उसकी तरफ बढ़ते हुए कहा, तुम्हारी पत्नी स्नेहा, वह सच के बहुत करीब थी और वह सच तुम्हारे खिलाफ था, है ना? कबीर चौंक गया। क्या? सुगम ने ठंडी आवाज में कहा, तुम्हारा बिजनेस, वह उन्हीं अवैध जमीनों से जुड़ा हुआ था। विनय के चेहरे का रंग उड़ गया। नहीं, मैंने मैंने उसे नहीं मारा। सुगम ने धीरे से कहा, शायद तुमने सीधे नहीं मारा, लेकिन तुम्हारी वजह से वह मरी। विनय की आंखों से आंसू बहने लगे और उसी समय बाहर खड़ी एक काली कार में बैठा आदमी हल्का सा मुस्कुरा रहा था। उसने धीरे से कहा, बहुत बढ़िया सुगम कौशिक, तुम सच के बहुत करीब आ चुके हो, लेकिन असली खेल अभी बाकी है। कमरे में सन्नाटा इतना गहरा था कि हर सांस की आवाज साफ सुनाई दे रही थी। विनय जमीन पर बैठा था, उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। कबीर अब भी हैरान था। सुगम, क्या तुम सच में कह रहे हो कि विनय? सुगम ने धीरे से कहा, हाँ, लेकिन पूरी सच्चाई अभी सामने आनी बाकी है। सुगम ने विनय की तरफ देखा। तुम अपनी पत्नी से प्यार करते थे, यह साफ दिखता है। विनय ने सिर हिलाया। हाँ, मैं उससे बहुत प्यार करता था। सुगम बोला, लेकिन तुम्हारा बिजनेस, वह उन जमीनों से जुड़ा था जो गैरकानूनी तरीके से ली गई थीं। विनय चुप रहा। सुगम ने आगे कहा, और स्नेहा उसी केस की जांच कर रही थी जिससे तुम्हारा नाम भी सामने आने वाला था। कबीर ने धीरे से कहा, मतलब वह सच में खतरे में थी? विनय की आवाज कांप रही थी। मैं उसे रोकना चाहता था। मैंने उसे समझाने की कोशिश की, लेकिन वह नहीं मानी। सुगम ने कहा, क्योंकि वह सही थी। विनय की आंखें झुक गईं। हाँ, सुगम ने धीरे से कहा, और तभी नागेश तुम्हारी जिंदगी में आया। विनय ने सिर उठाया। हाँ, उसने कहा कि वह सब संभाल लेगा, बस मुझे चुप रहना होगा। कबीर ने गुस्से में कहा, और तुमने उसकी बात मान ली? विनय चिल्लाया। मैं डर गया था, सुगम ने शांत स्वर में कहा। नागेश ने स्नेहा को मारा ताकि सच सामने न आए, और तुम्हें जिंदा छोड़ा ताकि वह तुम्हें अपने खेल में इस्तेमाल कर सके। राजवीर ने कहा, मतलब यह सब पहले से प्लान था? सुगम ने सिर हिलाया। तभी दरवाजे के पास से एक हल्की ताली की आवाज आई। सबकी नजर एक साथ उस तरफ गई। दरवाजा धीरे धीरे खुला और वहां खड़ा था एक आदमी, काले कोट में, चेहरे पर हल्की मुस्कान, आंखों में खतरनाक चमक। कबीर ने धीरे से कहा, यही है। सुगम ने बिना डरे उसकी तरफ देखा। नागेश? नागेश ने मुस्कुराते हुए कहा, आखिरकार हम आमने सामने हैं। सुगम कौशिक। कमरे की हवा ठंडी हो गई। राजवीर ने तुरंत रिवॉल्वर तान दी। हिलना मत। नागेश हंसा। अगर गोली से सब कुछ हल हो जाता तो यह खेल इतना मजेदार नहीं होता। सुगम ने शांत स्वर में कहा, तुमने स्नेहा को मारा, रमेश को मारा, और अब हमें इस्तेमाल कर रहे हो। नागेश ने सिर झुकाकर ताली बजाई। कमाल है, तुम सच में बहुत तेज हो। फिर उसने धीरे से कहा, लेकिन तुम अभी भी पूरा सच नहीं जानते। कबीर ने पूछा, और क्या बचा है? नागेश ने जेब से एक कागज निकाला और उसे हवा में उछाल दिया। कागज सीधे सुगम के पैरों के पास गिरा। सुगम ने उसे उठाया। उस पर कई नाम लिखे थे और सबसे ऊपर लिखा था, प्रोजेक्ट कालचक्रा। सुगम की आंखें सिकुड़ गईं। नागेश ने मुस्कुराते हुए कहा, यह सिर्फ एक केस नहीं है, यह एक खेल है, और तुम अब इसका हिस्सा बन चुके हो। फिर वह धीरे धीरे पीछे हटने लगा और बोला, अगर हिम्मत है तो मुझे रोककर दिखाओ। अगले ही पल लाइट फिर से बंद हो गई और जब रोशनी वापस आई, नागेश गायब था। कमरे में कुछ सेकंड तक कोई हिल नहीं पाया। लाइट वापस आ चुकी थी, लेकिन नागेश गायब हो चुका था। कबीर ने गुस्से में कहा,
हर बार की तरह फिर से भाग गया। इंस्पेक्टर राजवीर ने तुरंत बाहर पुलिस को सूचना दी, पूरा इलाका घेर लो। लेकिन सुगम कौशिक अब भी वहीं खड़ा था। उसके हाथ में वह कागज था। प्रोजेक्ट कालचक्र, कबीर ने पूछा। सुगम, यह कालचक्र क्या है? सुगम ने धीरे धीरे कहना शुरू किया। यह सिर्फ एक नाम नहीं है, यह एक सिस्टम है। एक ऐसा जाल जिसमें बड़े लोग अपने अपराध छुपाने के लिए दूसरों को मोहरा बनाते हैं। विनय ने डरते हुए पूछा। मतलब? मैं भी। सुगम ने उसकी तरफ देखा। हाँ, तुम भी उसी जाल का हिस्सा बन गए। सुगम ने आगे कहा। नागेश उन लोगों को ढूंढता है जो किसी अपराध से जुड़े होते हैं। फिर वह उन्हें ब्लैकमेल करता है और उनसे अपने काम करवाता है। कबीर ने कहा। मतलब? वह खुद सामने नहीं आता। सुगम ने सिर हिलाया। हाँ, वह हमेशा दूसरों के पीछे छुपा रहता है। विनय ने कांपते हुए पूछा। तो स्नेहा की गलती क्या थी? सुगम ने धीरे से कहा। उसने इस पूरे नेटवर्क को समझ लिया था और वह इसे उजागर करने वाली थी। इसलिए नागेश ने उसे रास्ते से हटा दिया। कमरे में फिर सन्नाटा छा गया। तभी सुगम ने अचानक कहा। लेकिन इस बार उसने गलती कर दी। कबीर ने पूछा। कैसी गलती? सुगम की आंखों में चमक आ गई। वह खुद सामने आ गया। राजवीर ने तुरंत समझ लिया। मतलब, अब हम उसे पकड़ सकते हैं। सुगम ने कहा। हाँ, और मुझे पता है वह कहाँ जाएगा। कुछ देर बाद जयपुर का एक पुराना गोदाम, चारों तरफ अंधेरा, सिर्फ हवा की आवाज। सुगम, कबीर और पुलिस वहां पहुंच चुके थे। कबीर ने धीरे से कहा। क्या तुम्हें यकीन है कि वह यहीं होगा? सुगम ने शांत स्वर में कहा। हाँ, क्योंकि कालचक्र यहीं से चलता है। तभी अंधेरे से एक आवाज आई। बिल्कुल सही। सबने एक साथ मुड़कर देखा। वहीं सामने नागेश खड़ा था। नागेश मुस्कुराया। मैं जानता था तुम यहां आओगे, सुगम ने कहा, और मैं जानता था कि तुम यहीं मिलोगे। राजवीर ने रिवॉल्वर तान दी। इस बार बच नहीं पाओगे। नागेश हंसा। तुम लोग समझते हो कि मुझे पकड़कर खेल खत्म हो जाएगा? नहीं, कालचक्र कभी खत्म नहीं होता। सुगम आगे बढ़ा। हर खेल खत्म होता है, बस सही चाल चलनी पड़ती है। तभी पुलिस ने चारों तरफ से घेर लिया। नागेश ने भागने की कोशिश की, लेकिन इस बार रास्ता बंद था। राजवीर चिल्लाए, हथियार डाल दो। कुछ सेकंड तक नागेश चुप खड़ा रहा। फिर धीरे धीरे उसने हाथ ऊपर उठा दिए। नागेश को गिरफ्तार कर लिया गया। विनय को भी पुलिस ने हिरासत में ले लिया। स्नेहा के केस की फाइल फिर से खोली गई और धीरे धीरे उसके साथ हुआ अन्याय सामने आने लगा। रात, सुगम और कबीर जयपुर स्टेशन पर खड़े थे, वापस लखनऊ जाने के लिए। कबीर ने मुस्कुराकर कहा, इस बार तो सच में शादी में आए थे। सुगम हल्का सा मुस्कुराया, और केस भी मिल गया। दोनों ट्रेन में बैठ गए। लेकिन दूर प्लेटफॉर्म के दूसरे छोर पर एक आदमी खड़ा था। उसने काला कोट पहन रखा था। उसके हाथ में वही काली मुहर थी। उसने हल्की मुस्कान के साथ कहा, नागेश, सिर्फ एक मोहरा था। कालचक्र अभी भी चल रहा है। और वह भीड़ में गायब हो गया। दोस्तों, ये थी सुगम कौशिक जासूसी श्रृंखला केस 5 की पूरी कहानी। हम केस 6 जल्दी ही अपने चैनल पर लाने की कोशिश करेंगे। तो तब तक के लिए बाय बाय, और आप लोगों का ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और अगर आप मुझसे किसी और सीरीज की भी व्याख्या सुनना चाहते हैं तो मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। तो मिलते हैं अगली वीडियो में।